नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में तीनों राज्यों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, जहां पर वोटों की गिनती चल रही है। त्रिपुरा में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और लेफ्ट में कड़ी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को शुरुआती बढ़त दिख रही है। मेघालय में भी बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं नागालैंड में रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्य जहां पर चुनावी नतीजे आने हैं और तीनों ही जगहों पर इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नागालैंड में एनपीएफ 3 और बीजेपी 12 सीट पर आगे है। ये हम नागालैंड का आपको बता रहे थे। मेघालय में अगर आप देखिएगा तो बीजेपी 3, यूडीपी गठबंधन 3 और कांग्रेस 7 पर आगे है। यहां कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस के लिए ये इस वक्त अहम सवाल है कि क्या वो मेघालय में सत्ता बचा पाएगी। नागालैंड में एनपीएफ जो सरकार में है वो 3 सीट पर आगे है। बीजेपी गठबंधन 11 पर आगे है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। और त्रिपुरा, जहां पर 25 साल से सीपीएम का राज है, वहां पर सीपीएम इस वक्त 19 सीट पर आगे है, कांग्रेस 2 पर। बीजेपी गठबंधन 17 सीट पर आगे है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा में पिछली दफा बीजेपी को सिर्फ 1 से 1.5% वोट पड़े थे और सीटें हासिल नहीं हुई थी। और वहां पर अगर बीजेपी गठबंधन करके 17 सीट हासिल कर रही है अभी शुरुआती तौर पर जो रुझान आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है त्रिपुरा के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, विनोद अग्निहोत्री हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों से सबसे पहले रिएक्शन। विनोद जी, ये पहला जो रिएक्शन दिख रहा है, बीजेपी तीनों जगह कांटे की टक्कर भी दे रही है पूर्वोत्तर में और कुछ जगहों पर आगे भी दिख रही है। देखिए, पूर्वोत्तर में जो बीजेपी का जो खाता है वो आसाम से ही शुरू हो गया था खुलना, और उसके बाद जिस तरह अरुणाचल की पूरी सरकार उनके पाले में चली गई तो जाहिर है एक वातावरण वहां बीजेपी के पक्ष में बन गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पिछले 30-35 साल का जो पूर्वोत्तर में काम है, खासकर नागालैंड और त्रिपुरा में उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और तीसरी बात यह है कि त्रिपुरा की अगर हम बात करें और नागालैंड की, यहां दोनों कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में चली गई। और कांग्रेस का जो पूरा जनाधार है, जो लेफ्ट के साथ नहीं जा सकता और जो वहां सत्ताधारी गठबंधन था नागालैंड में उसके साथ नहीं जा सकता, वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस बिल्कुल नीचे चली गई है और जो भी वोट बैंक था कांग्रेस का वो शिफ्ट हुआ है बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी ने जो आक्रामक चुनावी अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जी ने इतनी धुआंधार रैलियां की, अमित शाह जी ने पूरा त्रिपुरा को और नागालैंड को अपने बिल्कुल प्राथमिकता में रखा, तो निश्चित रूप से उसका एक फायदा बीजेपी को सीधा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी शुरुआती तौर पर जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो आपको चौंका नहीं रहे? मुझे इसलिए नहीं चौंका रहे हैं, थोड़ा सा त्रिपुरा में अभी लेफ्ट और उनके बीच में जो कांटे की टक्कर चल रही है, तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा में बीजेपी को आशा से ज्यादा सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है अगर कहीं मजबूती से खड़ी होती तो शायद बीजेपी को इतनी सफलता नहीं मिलती। लेकिन कांग्रेस का जो आंकड़ा इतना कम दिखाई पड़ रहा है, 2 सीटों पर सिमट रही है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अनुज जी, आपके लिए ये आंकड़े आपको चौंका रहे हैं या आपको उम्मीद थी यही होने जा रहा है या इससे बेहतर होने जा रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, त्रिपुरा के आंकड़े ही केवल मुझे चौंका रहे हैं। यदि कम दिखाई पड़ रहा है, 2 सीटों पर सिमट रही है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अनुज जी, आपके लिए ये आंकड़े आपको चौंका रहे हैं या आपको उम्मीद थी यही होने जा रहा है या इससे बेहतर होने जा रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, त्रिपुरा के आंकड़े ही केवल मुझे चौंका रहे हैं। यदि वहां सीपीएम वास्तव में सत्ता से बाहर हो जाती है तो बहुत बड़ी घटना होगी। लोकसभा चुनाव में 60 की 60 विधानसभा क्षेत्रों में त्रिपुरा अच्छी बढ़त लेकर के गई हुई थी। उसके बावजूद यदि वो आधे पे उतरती है तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी दोनों प्रदेशों में शुरू से ही लग रहा था कांग्रेस वहां कमजोर पड़ रही है, मेघालय उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इसका केंद्र की राजनीति पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मेरी नजर उस पर है। जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी निर्णय अपने मन का पारित कराने के लिए केंद्र सरकार को 19 से 20 राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। बीजेपी गठबंधन अभी 19 राज्यों में है और एक राज्य भी उसका बढ़ता है, तो फिर जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल को यदि जीएसटी के अंदर शामिल कराना है तो वो निर्णय बहुत आसान हो जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि उतनी सरकारें उसके हाथ में होंगी। लेकिन एक और बात, जिस तरीके से हम देख रहे हैं त्रिपुरा में जहां बीजेपी पिछले दफा 1 से 1.5% के वोट शेयर पे थी, सीटें थी ही नहीं, मेघालय में भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी, वहां पर अचानक अगर आप जीत रहे हैं या सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहे हैं शुरुआती तौर पर, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा नतीजों का, तो ये जो बदलाव है इसकी वजह क्या है? क्यों इतना मैसिव चेंज पिछले 4-5 साल में आ गया कि बीजेपी वहां रेस में भी आ गई और जीतती भी नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है इसका एक प्रमुख कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की नीतियों को पिछले 4 साल के अंदर अपनाया है,
मध्यम वर्ग की बजाय गरीब तबके का वोट अपनी तरफ खींचने की जिन्होंने कोशिश की है और चेहरा देख करके नीतियां तय हों उसकी बजाय नीतियों के आधार पर लोगों को सब कुछ मिले, शायद उसका ये बड़ा असर मुझे दिखता है उत्तर पूर्व में। और लोकसभा के आगामी चुनाव में यदि पश्चिम भारत में बीजेपी अपने पुराने गढ़ में कुछ सीटों को खोती है तो पूर्वी भारत से शायद वो उसकी भरपाई कर लेगी, इसके संकेत भी इससे मिल रहे हैं। तो विनोद जी, तो जो अनुज जी कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये जो नंबर दिख रहा है ये प्रधानमंत्री के लिए वोट पड़ रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अरुण जी की बात से मैं सहमत हूं कि मूल कारण तो प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो है। और प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को अपना एक बड़ा, जब से सरकार बनी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से ही पूर्वोत्तर को उन्होंने प्राथमिकताओं में रखा है और ये आसाम के चुनाव से ही साफ हो गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी एक नई पार्टी है, बिल्कुल कमल उनके लिए एकदम नई पार्टी, नए चेहरे हैं, सब कुछ नया है। तो इसलिए भी चूंकि त्रिपुरा में लगातार वामपंथी वाम मोर्चे का शासन था पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से। अच्छा, नागालैंड में भी वहां की स्थानीय पार्टियों का शासन था या कांग्रेस का शासन रहा, मेघालय में कांग्रेस और एनपीपी के बीच में लड़ाई रही। तो बीजेपी पूरी तरह से पूर्वोत्तर में नई पार्टी है, जैसे उत्तर भारत में बीजेपी नई पार्टी नहीं रही, दक्षिण में भी, कर्नाटक में भी नई पार्टी नहीं है वो, लेकिन पूर्वोत्तर में पूरी तरह से नई पार्टी है। तो लोग एक बार मौका उसको बीजेपी को देना भी चाहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि केंद्र में जब सरकार होती है किसी भी पार्टी की, खास करके अगर बहुमत की सरकार होती है, तो उसका पूर्वोत्तर के राज्यों में सीधा असर पड़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अनुज जी बैठे हुए हैं, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो गेगांग अंगापांग की पूरी सरकार जो है बीजेपी में शामिल हो गई। पूर्वोत्तर की जनता पर असर कम होता था, वहां की सरकारों पर असर अधिक होता था। जनता पर भी असर होता था, जनता पर भी ऐसा असर, चूंकि पहली बार बहुमत सरकार बीजेपी की बनी है, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं या गैर भाजपा सरकारें रही हैं। तो जब केंद्र में सरकार बन गई और एक मजबूत सरकार बनी है तो इसका भी फायदा बीजेपी को वहां मिलना था। और क्रिश्चियन बहुल राज्यों में भी बीजेपी को बढ़त मिलना ये धार्मिक राजनीति को भी बदलने वाला संभव हो सकता है। निश्चित रूप से वो भी है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो नयापन बीजेपी में लोग देखते हैं, वहां के लोग, चूंकि पहली बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तमाम बड़े बड़े वादे किए गए हैं। और जो खास करके सबसे बड़ा त्रिपुरा में मुझे लगता है जो वेतन आयोग वाला जो वादा है, जो चौथा वेतन आयोग अभी वहां चल रहा है और जो 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात की, इसका भी बड़ा असर वहां कर्मचारियों पर पड़ा है। लेकिन जैसे हम क्रिश्चियन वोट बैंक की बात कर रहे थे तो उस लिहाज से तो फिर जो ये बात होती है कि मोदी सरकार में गोरक्षक बहुत अग्रेसिव हो गए हैं या बीफ मांस पर बैन लगने की बात हो रही है, तो उसका इंपैक्ट पूर्वोत्तर के उन राज्यों में या उस आबादी पर हो रहा हो, वो तो नहीं हो रहा। फिर तो वहां जाकर के जो भाषण होते हैं वहां गोरक्षा की बात नहीं होती है पूर्वोत्तर में। आप देखिए वहां के सारे नेता या बीजेपी के नेता भी, कई बार खबरें आती रहती हैं, वो तो बीफ के समर्थन में बयान देते हैं। और यहां तक यरूशलेम की यात्रा का भी जो है, जो एक तरफ हज सब्सिडी हम केंद्र में खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां यरूशलेम यात्रा का जो है वादा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने स्थानीय जो मुद्दे हैं या स्थानीय जनता है उसके बीच अपनी पैठ बनाने के लिए अपना जो मूल जो सिद्धांत है यहाँ का, उसको डाइल्यूट किया है। जैसा वोटर है उसके हिसाब से पैकेजिंग करके आप जो है हिंदुत्व का उसका जो मूल है उसको वहां उन्होंने थोड़ा नरम किया है। हाँ, ठीक है। हमारे साथ अजय उपाध्याय भी जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी शुरुआती तौर पर मैंने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से एक रिएक्शन लिया है कि जो दिख रहा है त्रिपुरा में बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, 17-19 का आंकड़ा है। मेघालय में बीजेपी जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है और नागालैंड में तो आगे चल रहा है बीजेपी गठबंधन। ये आंकड़े आपको शुरुआती तौर पर चौंका रहे हैं, एक्सपेक्टेड थे? क्या आपका एनालिसिस है इन आंकड़ों को लेकर शुरुआती तौर पर? उत्तर पूर्व की जो ओवरऑल राजनीतिक परिदृश्य है और पिछले कुछ महीनों में जो वहां चेंज हुआ है उसका एक परिणाम तो निश्चित तौर पे दिख रहा है। और कहीं चौंकाने वाले मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े हैं। अभी हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने भी इस बात को पूरी तरह से रखा कि किस तरह त्रिपुरा की बात यदि स्पेशली करें तो वहां सीपीएम का जिस तरह से 25 सालों का एक शासन है और विगत कुछ वर्षों में वहां की जो यूथ में एक नया शासन आया है, उस यूथ की जो एस्पिरेशंस फुलफिल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। और आज कहीं न कहीं उसका ये प्रतिबिंब दिख रहा है रिजल्ट पे, चुनाव पे, जहां तक एक माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाली पॉलिटिक्स वहां चली है जिसमें क्रिश्चियन से माइनॉरिटी की बात ली जाए। और ओवरऑल बीजेपी के जो एजेंडे में वहां अभी जैसा कि जेरूसलम की बात है, सिर्फ बीजेपी नहीं सभी पार्टियों ने भी इस एजेंडे में रखा कि वहां हिंदू हार्डकोर पॉलिटिक्स छोड़ करके क्रिश्चियंस वोटर को कैसे लुभाया जाए। और उसमें एक क्लियर कट मैनिफेस्टो में भाजपा के रहा है कि हम यदि जीतते हैं तो हम जेरूसलम के लिए एक कमेटी बनाएंगे और ओल्ड एज लोग होंगे उनको हम लॉटरी से ड्रॉ करके उनको जेरूसलम भेजेंगे। तो कहीं न कहीं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स देश की है उससे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स अलग है। तीसरी बात, जो वहां नेडा है
नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो 2014 में बनी थी और बीजेपी ने उस पर छोटे छोटे वहां के स्थानीय पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके जो एक प्रयास किया, कहीं न कहीं उसका आज ये रिजल्ट के तौर पे जो तब्दीली दिख रही है, ये उसका असर है। ये सारे सामूहिक असर आज के त्रिपुरा और मेघालय के इलेक्शन रिजल्ट पर दिख रहे हैं। और नागालैंड की जहां तक बात की जाए तो निश्चित तौर पे नागालैंड में माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वहां पे एसटी सबसे ज्यादा 59 सीट एसटी का है, और उसमें लोकल पार्टियों को किस तरह से इन लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, ये लोकल एस्पिरेशंस कहीं न कहीं ज्यादा इसमें फुलफिल हो रहा है। निश्चित तौर पे नेशनल पार्टियां केंद्र की नेशनल पार्टियां वहां अपने अस्तित्व की लड़ाई में बीजेपी आगे हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसमें स्थानीय एस्पिरेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्थानीय एस्पिरेशंस को आप कह रहे हैं बीजेपी ने मौका दिया, सही स्पेस दिया, जिसकी वजह से, और ये जो तैयारी है ये पीछे कई सालों से चल रही थी, जिसकी वजह से आप ये नतीजे बदलते देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कुछ रैलियां हो गई और नतीजे बदल गए या आंकड़े बदल गए, ऐसा नहीं है। इस पर हम लौटेंगे। मीनाक्षी लेखी ने एक प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी की नेता है, वो सुनवा देते हैं आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, और जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जिनको ग्राउंड की नॉलेज है, तो भारतीय जनता पार्टी की वो एलाइज हैं, और जो कह रहे हैं तो उनकी बात सच निकले, मैं इसी बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। और जो नतीजे हैं वो तो डब्बे में बंद हो ही चुके हैं। तो उम्मीद है कि हर जगह बीजेपी की सरकार बनेगी, ये मीनाक्षी लेखी कह रही है। मैं अगला सवाल आप लोगों से पूछूं, मैं उससे पहले आप तीनों को चाहता हूं कि आप बताएं कि आपके हिसाब से कहां-कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। थोड़ी तस्वीर तो आपको दिख रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आज अगर आप बता सके, विनोद जी, आपके हिसाब से कहां क्या नतीजे आने जा रहे हैं? देखिए, नागालैंड में तो बीजेपी का गठबंधन जो है स्पष्ट रूप से आगे है, उसकी सरकार बनती दिख रही है। ठीक है। त्रिपुरा में जो आपके आंकड़े हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, 1917 चल रहा है, 2 कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहां एक नेक टू नेक लड़ाई है। लेकिन आप दांव तो लगाइए, किस पे आपको लगता है क्या दांव मैं इसलिए नहीं लगा सकता अभी क्योंकि अभी बहुत क्लोज है। हाँ। इन आंकड़ों के हिसाब से पता नहीं आपके पास कितने लेटेस्ट आंकड़े हैं। हाँ। लेकिन उस हिसाब से बहुत क्लोज है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस तो लेफ्ट को ही समर्थन देगी, उस समय वहां तो बीजेपी के साथ जाएगी नहीं, तो वो एक स्थिति बन सकती है। लेकिन बीजेपी आगे चल रही है, और मेघालय में जो है वो एनपीपी और बीजेपी मिल करके सरकार बना सकते हैं, ये स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं बीजेपी को इसका श्रेय जरूर दूंगा कि बीजेपी के आक्रामक चुनावी अभियान से कम पूर्वोत्तर राज्यों की चिंता हम मुख्य भूमि के लोग करने लगे हैं, और आज टेलीविजन पर लाइव जो है ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वरना तो है इन राज्यों को चुनाव जो है इसको अनदेखे से होते थे, और नतीजे आते थे, खबर छप जाती थी कि वहां ये हुआ, यहाँ हुआ, उसके बाद चर्चा खत्म हो। नतीजे भी बड़े एक तरफा होते थे ना सर, इसलिए उसमें चुनावी चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं होती थी। मुझे लगता है कि ये इसका श्रेय बीजेपी को देना चाहिए कि बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया है और मुख्य भूमि से जोड़ा। और दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी की सरकार नागालैंड में बनती है तो राष्ट्रीय, अगर आप हित के हिसाब से देखें तो एक मुख्य धारा की पार्टी, अगर वहां नागालैंड जो सबसे संवेदनशील है पूर्वोत्तर में, आज भी अभी तक वो समझौता जो नागास के साथ प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार का हुआ, अभी तक उसका विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया। गांधी ने तो ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी देश के इकलौते ऐसे पीएम हैं जिनके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, वो जो समझौता करके आए उसका कुछ हुआ नहीं, कहां है पता नहीं। हाँ, लेकिन नागालैंड में अगर सरकार बनती है तो कम से कम पार्टी दलगत राजनीति अलग है, लेकिन देश की मुख्यधारा के लिए एक अच्छी बात होगी। त्रिपुरा के आंकड़े बदल गए, हम आपको देखिए 43 सीटों के रुझान आ रहे हैं, और सीपीएम 25 पर और बीजेपी गठबंधन 23 पर, मतलब जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन इसको इस लिहाज से भी आपको देखना होगा कि पिछली बार सीपीएम ने यहां सुपड़ा साफ कर दिया था, कोई मैदान में नहीं था, वो हालत थी, 49 से 50 सीट पर सीपीएम आकर रुकी थी। और इस बार अगर उससे 23 सीटें बीजेपी गठबंधन छीन रहा है और बहुमत के लिए वहां आंकड़ा जो है वो 31 का है, तो आप सोचिए कि कितना क्लोज फाइट है ये। और जो भी अगर 28-29 पर आकर रुकेगा तो सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर असमंजस होगा। हो सकता है वो आंकड़ा पार भी कर जाए बहुमत का, कह नहीं सकता। लेकिन एक बात है सुशांत, हाँ। जो मैनेजमेंट में दक्षता भाजपा को हासिल है, तो जैसे गोवा और मणिपुर में बनाया था, तो अगर 2-4 सीट आगे पीछे हुआ तो बीजेपी बना लेगी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन वो कैसे बनेगा सर? कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो मैनेजमेंट कैसे होगा? वो प्रबंधन तो हो जाता है, उसमें अमित शाह जी और उनकी टीम काफी दक्ष है इलेक्शन मैनेजमेंट। लेकिन आनंद जी, अब आप थोड़ी तस्वीर बदली, अब आप किसको कहां सरकार बनाता देख रहे हैं?
देखिए, मेघालय में मुझे लगता है कि पीए संगमा के पुत्र कॉनराड संगमा जो लोकसभा के सांसद हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती है भाजपा के सहयोग से। चुनाव भले ही अलग अलग लड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए का वो पार्ट है, सरकार बना सकता है। हाँ, एनडीए का वो पार्ट है यहाँ पर। ठीक है। वहां नेडा का भी पार्ट है। और नागालैंड में जो चीफ मिनिस्टर थे लोकसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव लड़कर के सांसद बने, उनके पीछे पार्टी में विद्रोह हो गया। नेफी रियो जो निर्विरोध चुनकर के आ चुके हैं, वो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसा दिखता है वहां पर। ठीक है, तो वहां भी आप बीजेपी गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। त्रिपुरा में आप थोड़ा बताइए। त्रिपुरा में मुझे लगता है कि सीपीएम किसी तरह से अपनी सरकार बचा ले जाएगी। बहुत आपने कहा कि पिछले बार 49-50 नहीं, मैं कहता हूं कि 6 सीटें छोड़ करके जो कांग्रेस को गई थी, बाकी सभी वाम गठबंधन के अंदर थी, तो 54 से घट करके वो आधे पे उतर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत शर्मनाक, बहुत बड़ा झटका है। अजय जी, आपके हिसाब से कहां किसकी सरकार? त्रिपुरा की जो ओवरऑल तस्वीर आपके सामने दिख रही है, इसमें लगता है कि अंततः सीपीएम की सरकार बच जाएगी यदि कोई दो लोगों को लग रहा है सीपीएम की सरकार बचेगी। ठीक है, तो मानिक सरकार का एक अपना वहां पे फेस वैल्यू भी है, हालांकि बहुत डाउन हुआ है। इस तरह के रिजल्ट की आशा उन लोगों ने भी नहीं की होगी। जिस तरह से पिछले 25 सालों की वहां की राजनीति है और विगत 5-7 वर्षों में जो नौजवान भाजपा और बाकी अलायंस के तरफ इसमें जो मेन रोल अदा किया है आईपीएफटी जो है वहां की इंडिजिनस पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसने ज्यादा बड़ा रोल अदा किया है। ये बीजेपी ने एक बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया और उनको अपने साथ लिया। हालांकि ये ऐसा ग्रुप था जो कभी अलग से त्रिपुरा लैंड करके एक अलग डिमांड इनकी हमेशा से रही है और आज भी वो डिमांड है। मैनिफेस्टो में उसको हालांकि नहीं जोड़ा उसने, हाँ मैनिफेस्टो में नहीं जोड़ा, तो अच्छी बात है। त्रिपुरा को एक तरह से मेन स्ट्रीम वहां की जो पॉलिटिक्स है उसको यदि लाया जाए तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। बट दूसरे दोनों राज्यों की बात है। मैं अनुज जी से और हमारे साथी पत्रकार से भी, मैं अग्निहोत्री जी से भी बहुत हद तक सहमत हूं कि मेघालय की जो तस्वीर दिख रही है उसमें भी, और जहां तक नागालैंड की बात है तो नागालैंड में तो क्लियर कट दिख ही रहा है कि वहां पे बीजेपी अलायंस जो है आगे बढ़ती हुई है। तो हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएं, उससे पहले तस्वीर आपके सामने है। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी या बीजेपी गठबंधन जो है वो इन 3 राज्यों में, 3 में से कम 2 में, नागालैंड और मेघालय में सरकार बनाती दिख सकती है। और त्रिपुरा में जबरदस्त टक्कर है। 60 सीटों में आप देखिए 25 और 23 ये मुकाबला चल रहा है बीजेपी गठबंधन और सीपीएम के बीच में। हम एक छोटे